मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। True, limp body children are among the dozens dead. Questions are being asked about crowd management at this event. हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। भारत माता की। क्या सच में हमारे देश में न्याय किया जा रहा है या सच को दबाकर न्याय का दिखावा किया जाता है? एक तरफ किसी इंडियन सुपरस्टार के पॉलिटिशियन बनने पर 40 लोग उस रैली में भीड़ का शिकार होकर मर जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जगह यह कह के अपना पलड़ा झाड़ देती है कि उस पार्टी को अंदाजा ही नहीं था कि भीड़ कितनी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान से लिंक बताकर और अपने भाषण से युवाओं में वायलेंस बढ़ाने के जुर्म में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट, जिन्हें लद्दाख का चेंज मेकर भी कहा जाता है, सोनम वांगचुक, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं। जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके हम आ रहे हैं। सोचने वाली बात तो है, जब भी कोई वायलेंट प्रोटेस्ट होती है तब हमारी सरकार और पूरा नया समाज तुरंत एक्शन लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब भी कोई पीसफुली 5 सालों से अपने ट्राइबल राइट्स, कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड और रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए मांग करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उल्टा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ साजिश किया जाता है ताकि उनकी डिमांड्स को दबाया जा सके। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया तब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो गया, लेकिन 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था तब लद्दाख के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट असेंबली में भेजते थे। लेकिन अब ना कोई असेंबली है और ना ही कोई अपना सीएम, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो वहाँ रूल करता है। स्टार्टिंग में 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उस टाइम सोनम वांगचुक ने खुद पीएम मोदी को ट्वीट करके थैंक्स बोला था। उन्हें लगा कि अब लद्दाख में डेवलपमेंट होगा जिससे जॉब्स, फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह खुशी डर में बदल गई और लद्दाख के हालात देखकर उनके अंदर निराशा बढ़ने लगी। 20,000 से 40,000 एकड़ एक बड़े शहर से भी बड़ा इलाका दे दिया जाएगा ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। सुनते ही मैं एक तरफ खुश हुआ और दूसरी तरफ बहुत सोच में पड़ा कि इसे कैसे हम एक विन विन सॉल्यूशन बनाएं, ना कि विन लूज। 2021 से लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएटेड तो थे लेकिन उनके पास कोई जॉब ही नहीं था, जिससे जॉब क्राइसिस जैसा वहाँ सिचुएशन हो गया। और फिर 2022 से 2023 के बीच यहाँ बेरोजगारी का स्तर 26.5% हो गया, जिसकी वजह से लद्दाख पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की लिस्ट में 2nd नंबर पर रैंक करने लगा। यह तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों को मजबूर होकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स करने पड़े। लद्दाख के लोग गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं और सोनम वांगचुक को ही क्यों अरेस्ट किया गया? आखिर गवर्नमेंट लद्दाख को लेकर कौन सी खिचड़ी पका रही है जिसके बीच में वो किसी को आने नहीं देना चाहती? ये सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम लद्दाख के बारे में समझते हैं। आखिर लद्दाख बाकी इंडियन स्टेट से अलग कैसे है? लद्दाख को भारत का लिटिल तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि यह एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट है जो कि द ग्रेट हिमालयास और काराकोरम रेंजेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। लद्दाख के रिसोर्सेज, कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लद्दाख भारत का सबसे यूनिक और डिफरेंट पार्ट है। नेचर्स पावर हाउस कहा जाने वाला लद्दाख के पहाड़ों में गोल्ड, सिल्वर, लेड, यूरेनियम जैसे मिनरल्स का भंडार है जो कि देश के वैल्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। अच्छी खासी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से लद्दाख के ग्लेशियर्स पूरे भारत में बहने वाली नदियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। कोल्ड डेजर्ट होने के बावजूद लद्दाख में वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और अनोखे जानवर जैसे ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड, टिबेटन यूरियल और बर्ड्स लाइक बार हेडेड गूस पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा लद्दाख का कल्चर और ट्रेडिशन बहुत ही प्रॉस्पेरस और डाइवर्स है। यहाँ के लोगों का नेचर बहुत ही शांत और फ्रेंडली है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें संग्रहित रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
लेकिन 370 हटने के बाद वहाँ के लोग डर रहे हैं कि उनकी ये संस्कृति, शांति, लद्दाख की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लद्दाख में अब कोई भी आउटसाइडर प्लॉट खरीद सकता है और बाहर के लोग यहाँ आकर जॉब भी कर सकते हैं। यही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 370 का फायदा उठाकर अपने खजाने को एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज करना चाहती है। यहाँ टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे कि रोड्स और टनल्स बनवाना, 4G कनेक्शन को पूरे रीजन में फैलाना, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स बनवाना और सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना। कुछ चीजें वाकई में लद्दाख के लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के कुछ और भी प्लान्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, कंपनीज वगैरह खोल सके और लद्दाख के पहाड़ों से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग करवा सके। सरकार का मानना है कि इससे लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। लेकिन सोनम वांगचुक, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और एक जीनियस भी, उनका कहना है कि लद्दाख का क्लाइमेट बहुत ही सेंसिटिव है। अगर यहाँ किसी भी तरह का खनन हुआ तो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड, फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही सब रीजन है कि वहाँ के लोग सोनम वांगचुक के नेतृत्व में बार बार हंगर स्ट्राइक करके पीसफुल मार्चेस निकालकर सरकार से ये 4 डिमांड्स कर रहे हैं। पहला डिमांड यह है कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दो, ताकि हमें एटलीस्ट लोकल लॉज और डिसीजन मेकिंग का पावर मिल सके। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने से पहले जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, तब इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में टोटल 2 MPs और 4 MLAs हुआ करती थी। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, तब से लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार ने राज्यसभा में 0 और लोकसभा में मात्र 1 MP दी है, और MLAs के नाम पे तो कोई है ही नहीं। इसलिए उनका दूसरा डिमांड यह है कि कारगिल और लेह के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अलग करवाओ, ताकि इफेक्टिवली लोगों की जरूरतों और कंसर्न को सेंट्रल लेवल पे लद्दाख से रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 MPs हो। अभी लद्दाख में लोकल लेवल पर ऐसी कोई भी इलेक्टिव बॉडी नहीं है जिसे वहाँ के लोग इलेक्ट कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उनका तीसरा डिमांड यह है कि उनके पास खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ताकि वहाँ के यूथ्स को सिक्योर जॉब मिल पाए। दोस्तों, इन लोगों का चौथा और आखिरी डिमांड लद्दाख में 6th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करवाना है। इस रिपोर्ट के अनुसार हालांकि खुद बीजेपी ने 2020 के लद्दाख ऑटो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जनरल इलेक्शन के दौरान लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का डिमांड किया था, लेकिन आज क्यों बीजेपी अपनी ही की गई डिमांड को पूरा करने से पीछे हट रही है? तो इसे समझने के लिए पहले हम यह समझते हैं कि संविधान का 6th शेड्यूल है क्या। तो दोस्तों, 6th शेड्यूल बेसिकली ट्राइबल एरिया के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है और अपने रीजन पर खुद के शासन का परमिशन प्रोवाइड करता है। लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपने रीजन में ADC और ARC यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल या 2 इलेक्टिंग बॉडीज बना सके। ADC और ARC बन जाने से लद्दाख की जमीन, जंगलों, पहाड़ों और वाटर बॉडीज पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। इन सब रिसोर्सेज से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार केवल ADC और ARC के पास ही होगा, और यही कारण है कि सरकार उनकी इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही। अगर ADC और ARC बन जाएगी तो सरकार कॉर्पोरेट्स को लद्दाख में इजिली एंट्री नहीं दिला पाएगी। तो दोस्तों, ओवरऑल इस प्रोटेस्ट के थ्रू सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का मकसद केवल अपने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। वे नहीं चाहते कि उनकी वाइब्रेंट और पीसफुल कल्चर और ट्रेडिशन को इंडस्ट्रीज खुलने से या ज्यादा लोग आने से या ज्यादा फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से नुकसान पहुँचे। आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे, 17वें दिन, 21st डे ऑफ। लद्दाख के लोग कई सालों से पीसफुली इन डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जुले सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन, और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, और अंजाम यह हुआ कि 24 सितंबर को लद्दाख की शांति भंग हो गई और हर जगह वायलेंस फैल गया। और यहीं पे गवर्नमेंट ने एक ब्लेम गेम स्टार्ट किया, जिसमें किसी फिल्म की तरह हीरो को विलन साबित करने के लिए प्लान बनाया गया। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। Wake up to reality. और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि
जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के लोगों ने फिर से अपने डिमांड्स को लेकर शांति से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। 23 सितंबर को 2 हंगर स्ट्राइकर्स जिनकी उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच की थी, उनकी हालत खराब होने लग जाती है। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अपने ही लोगों की हालत खराब होते हुए देखकर वहाँ के यूथ में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी गुस्सा भरा हुआ था वो बाहर आने लगा और देखते ही देखते ये हंगर स्ट्राइक एक वायलेंस का रूप ले लिया, जिसमें युवाओं ने बीजेपी के ऑफिसेस में तोड़फोड़ मचा दी और ऑफिसेस में आग भी लगा दी। इसलिए पुलिस ने क्राउड के वायलेंस को रोकने के लिए टीयर गैसेस, बैटन चार्जेस का यूज किया। इसके अलावा उन्होंने गोलियां भी चलानी स्टार्ट कर दी, जिसमें 4 प्रोटेस्टर्स मारे गए और काफी लोग घायल हो गए। पुलिस ने मीडिया को कहा कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है, उन्होंने ही युवाओं को अपने भाषण से भड़काया है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। क्या आपको नहीं लगता कि लद्दाख में हुए इस पूरे वायलेंस में जितना हाथ युवाओं का है उससे कई गुना ज्यादा पुलिस का भी है? आखिर पुलिस ने किसके कहने पर फायरिंग स्टार्ट की? युवाओं ने किसी पुलिस वाले को न मारा न चोट पहुंचाया। इतने सालों से पीसफुली वो अपने पहचान को बचाने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे थे और अपनी ही कम्युनिटी के लोगों की हालात देखकर उनका भड़कना जायज था, लेकिन पुलिस ने 4 लोगों की जान ले ली। इस माहौल में लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिए गए और सोनम वांगचुक को लंबे समय तक जेल में रखने के इंतजाम किए गए। सबसे पहला आरोप सोनम वांगचुक पे लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जंबल ने लगाया कि सोनम वांगचुक अरेस्ट हुए पाकिस्तान के पीआईओ पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव से लगातार टच में थे, जो बॉर्डर के उस पार प्रोटेस्ट की खबरें भेज रहा था। और हाल ही में सोनम वांगचुक पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर के किसी इवेंट में भी शामिल हुए थे, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। बेशक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस था, मगर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें ब्रीथ पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है उसका क्या किया जाए इस पर चर्चा थी। और आप यकीन मानिए, और उसके रिकॉर्ड्स हैं, आप देखिएगा। Friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं उनके स्टेज से, बल्कि मुझे वहां पे फटकार तो नहीं कहूंगा, लोग बहुत हैरान होके पूछने लगे, आपने तो यहाँ आकर मोदी जी की तारीफ की हमारे मिनिस्टर्स के सामने। प्राइम मिनिस्टर उस दिन नहीं आ पाए थे, मिनिस्टर्स के सामने तारीफ की, लोग बहुत हैरान थे। उसमें मैंने मोदी जी के जो पर्यावरण के कदम उन्होंने लिए, जैसे मिशन लाइफ है। Leaders are now denying climate change even. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, Lifestyle for the Environment, to urge the people to live simpler life. उनकी बारी बारी बुरी प्रशंसा की, तो ये बिना देखे उन्होंने इसका ये कहने में लगा दिया कि सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए। तो जाके उन्होंने क्या किया वो जरा देखिएगा, फिर आप एक समझदार नागरिक की तरह वो कीजिए। मुझे तो इस पे इनाम मिलना चाहिए कि इस्लामाबाद राजधानी में जाके वो भारत की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि सोनम वांगचुक जानबूझकर हंगर स्ट्राइक के दौरान भड़काऊ भाषण दे रहे थे, ताकि नेपाल और बांग्लादेश में हुए भयंकर प्रोटेस्ट की तरह लद्दाख में भी कोई प्रोटेस्ट करवाया जा सके। जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, मंक्स,
जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। तीसरा आरोप गवर्नमेंट ने ये लगाया कि सोनम वांगचुक के एनजीओ सेक्मोल ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को वायलेट किया है। मतलब फॉरेन कंट्री से जो पैसा लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए इस एनजीओ में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि जितने भी लद्दाख में मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इन्हीं पैसों से करवाए जा रहे हैं, जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिना किसी सबूत के बस कहानियों के बेसिस पे उनके एनजीओ का FCRA का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब बिना किसी सबूत के एक इंसान को जेल में डाल देना, क्या ये डेमोक्रेटिक सप्रेशन नहीं है? क्या ये उनके आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? और क्या इसे विच हंटिंग नहीं कहेंगे? भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। तो ये विच हंटिंग का एक बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे अंगमो ने सोनम वांगचुक को रिलीज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हेबियस कॉर्पस पिटीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को इलीगली या बिना किसी प्रॉपर रीजन के जेल में रखा जाता है तो उसे कोर्ट के सामने लाने का ऑर्डर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें अरेस्ट ऑर्डर का कॉपी तक नहीं मिला और अरेस्ट करने के 1 हफ्ते बाद भी उन्हें उनके हस्बैंड की कंडीशन के बारे में कोई खबर तक नहीं दी गई। मिलना तो छोड़ो, कॉल पर बात तक नहीं करवाया गया। तो जोधपुर की सेंट्रल जेल में है, ये मुझे पहले दिन बता दिया गया था कि वहाँ लैंड करके वो पर बात नहीं करवाई अभी तक। तो मुझे बहुत चिंता है कि वो किस हालत में है। सरकार ने सोनम वांगचुक को NSA के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन क्या उनके पास कोई सबूत है कि सोनम वांगचुक ने ही वायलेंस करवाया है और उनकी एनजीओ गलत तरीके से फॉरेन के पैसों का इस्तेमाल कर रही है? अगर सबूत है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? और ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है? क्या ये फुल स्केल विच हंटिंग नहीं है, जिसमें बिना किसी सॉलिड एविडेंस के लोगों के वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है ताकि लद्दाख में डिक्टेटरशिप को इम्प्लीमेंट किया जा सके? मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग एक साथ हैं और वो अपने इन डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो लद्दाख के लोगों के साथ कर रही है क्या वो सही है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।